नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 9 जनवरी को मना प्रवासी भारतीय दिवस। भुवनेश्वर में आयोजित हुआ इवेंट। डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत रखी गई थी। ईरान ने की इक्तेदार एक्सरसाइज। इजराइल को दिखाई ताकत। नतांज न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक की गई है एक्सरसाइज। और ताइवान ने लिया बड़ा फैसला। सेना में विदेशियों की होगी भर्ती। लो बर्थ रेट बना कारण। आइए शुरू करें। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर 2 साल में प्रवासियों के योगदान को हाईलाइट करने के मकसद से इवेंट आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में की गई थी। मकसद था प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत से जोड़ने के लिए एक मंच मुहैया कराना। इस दिन को 9 जनवरी को ही मनाए जाने के पीछे एक कारण है। दरअसल महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी के दिन ही भारत वापस आए थे और फिर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गए। पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का एक फ्लैगशिप इवेंट है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। जैसे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आयोजित किया गया था। 2015 से इसका आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है। इसी क्रम में 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच में किया जा रहा है। 2025 के लिए इस दिन की थीम रखी गई है डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसका शुभारंभ विदेश मंत्री, मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। उन्होंने दोहराया कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। उन्होंने कहा कि भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए वैश्विक समृद्धि में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से अपील की कि अगली बार जब आप भारत आएं तो अपने साथ भारतीय मूल से बाहर के कम से कम 5 दोस्तों को लेकर आएं। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीयों में एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन शामिल हैं। दोनों समुदायों ने देश के विकास में निवेश के जरिए योगदान दिया है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन से मतलब है ऐसे व्यक्ति से जो किसी कैलेंडर ईयर में 182 दिन तक लगातार भारत के बाहर निवास करता हो। उसके पास भारत का पासपोर्ट और नागरिकता होनी चाहिए। 2015 में सरकार ने पीआईओ कार्ड होल्डर का प्रावधान खत्म करके ओसीआई सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड होल्डर को ही प्रचलित कर दिया। ऐसे व्यक्ति या तो पहले भारत के नागरिक रहे हों या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल सकती। भारतीय मूल के व्यक्ति के स्पाउस यानी पति या पत्नी भी ओसीआई के लिए योग्य होते हैं। ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है और कितनी बार भी आ सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। भारतीय गृह मंत्रालय के वेबसाइट के मुताबिक ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन 4 चीजें वे नहीं कर सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते, खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। इस तरह ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के समान नहीं होते। ईरान एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में ईरान की मिलिट्री ने देश के केंद्र में स्थित नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट के नज़दीक एक मिलिट्री ड्रिल आयोजित की। इस ड्रिल को इक्तेदार नाम दिया गया है। इक्तेदार का फारसी भाषा में अर्थ होता है शक्ति। इसमें ईरान की सेना के साथ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हिस्सा लिया। देखिए, इस एक्सरसाइज को एक तरह से इजराइल के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर लिया जा रहा है। इजराइल 2021 में इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक भी कर चुका है। अक्टूबर के अंत में इजराइल ने ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने यह हमला ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के जवाब में किया था।
था। वहीं ईरान ने इजराइल पर हमला ईरान के शहर तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की इजराइल द्वारा हत्या के जवाब में किया था। इसके अलावा ईरान का पश्चिमी देशों खासतौर पर यूएसए के साथ तनाव जारी है। हाल ही में यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने रिपोर्ट पेश की थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जिसका मकसद उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। वहीं परमाणु हथियारों के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है। इस तरह ईरान इस सीमा के काफी नजदीक है। इसके बाद ईरान एकमात्र गैर परमाणु हथियार वाला देश है जिसने इतने उच्च स्तर तक यूरेनियम को एनरिच किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। एक बार ईरान की लोकेशन समझ लेते हैं। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसके उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अजरबैजान स्थित है। तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूर्वी हिस्से में स्थित देश हैं। वहीं इराक और तुर्की से ईरान की पश्चिमी सीमा लगती है। जलीय सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है। वहीं दक्षिणी तरफ से यह देश पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से घिरा है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और IAS बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी UPSC की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। ताइवान अपनी सेना में विदेशियों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी ये प्रपोजल शुरुआती फेज में है। अब इस पर आगे चर्चा होना बाकी है। देखिए, ताइवान सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। वहीं चीन के बढ़ते दबाव के कारण स्थिति चिंताजनक है। ताइवान को अपनी सुरक्षा चीन से करनी है, लेकिन अभी आप एक बार कुछ आंकड़े देख लीजिए जिससे आपको ताइवान के इस स्टेप की वजह पता चलेगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ताइवान में एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,69,000 है। वहीं 1.66 मिलियन रिजर्व में है। वहीं चीन के पास 2 मिलियन एक्टिव सैनिक हैं। अब एक सवाल उठ सकता है कि ताइवान में मिलिट्री पर्सन्स की संख्या इतनी कम कैसे हो रही है। इसमें सबसे पहला कारण तो है ताइवान की लो बर्थ रेट। कम जन्म दर के मामले में ताइवान एशिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है साउथ कोरिया। दूसरा बड़ा कारण है सिविल सेक्टर से कंपटीशन। सिविल सेक्टर ताइवान में आर्मी की तुलना में ज्यादा बेहतर सैलरीज ऑफर करता है। इसके चलते ताइवान की यंग पॉपुलेशन आर्मी में करियर बनाने के बजाय सिविल सेक्टर की तरफ जाना पसंद करते हैं। एक और रीजन है कि ताइवान में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। इसका कार्यकाल 2013 में घटाकर 4 महीने कर दिया गया, लेकिन इन दिनों चीन से दबाव बढ़ रहा है जिसके चलते 2024 में ताइवान ने कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का कार्यकाल फिर से 1 साल कर दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए विदेशियों को सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव लाया गया है। आपको बता दें कि दक्षिणी चीन सागर में बसा ताइवान चीन से ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जलसंधि के जरिए अलग होता है। ताइवान अपने आसपास के द्वीप और चीन के तट से सटे तमाम छोटे मोटे द्वीपों पर दावा किया करता है। इसमें मात्सु, क्वेमोए और वचियू जैसे द्वीप शामिल हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, आपने सुना होगा कि व्हेल्स का जीवन काल बहुत लंबा होता है, आमतौर पर 70 से 80 साल, लेकिन शायद व्हेल्स इससे भी ज्यादा लंबा जीवन जीती हैं। हाल ही में साइंस एडवांसेस में एक रिसर्च छपी जिसके मुताबिक सदर्न राइट व्हेल्स का जीवन 100 सालों का होता है। इनमें से कुछ तो 150 सालों तक जी सकती हैं। इस रिसर्च की माने तो नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स भी अधिकतम 70 सालों तक जी सकती हैं। हालांकि वर्तमान में इनका लाइफ स्पैन 22 साल का है। कभी कभार ये 50 सालों तक जी सकती हैं। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स की कम एज के लिए मुख्य रूप से मानव जनित कारण जिम्मेदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगली जानवरों की आयु कितनी होती है, ये जानना जरूरी क्यों है? ये समझना इसलिए जरूरी है कि उन्हें कैसे सबसे बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाए। आपको बता दें कि व्हेल्स
मरीन मैमल्स हैं जो कि सिटेशिया समूह से संबंधित हैं। इसमें डॉल्फिन्स और पोपाइज भी शामिल होते हैं। वेल्स अपने बड़े आकार के लिए जानी जाती हैं। हालांकि वेल भूमि पर रहने वाले जानवरों के वंशज हैं, लेकिन ये जलीय जीवन को पूरी तरह से अडेप्ट कर चुकी हैं। समुद्र में रहने के बावजूद वेल हवा में सांस लेने वाले प्राणी हैं, इसीलिए उन्हें अपने सिर के ऊपर बने 2 होल के जरिए सांस लेने के लिए समय समय पर सतह पर आना पड़ता है। वेल इंटेलिजेंट एनिमल है जो अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस शब्द से जरूर रूबरू हुए होंगे। इसमें कोई विशेष खाद्य पदार्थ या कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर फोकस करता है कि कब खाना चाहिए और कब नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें भूख पर कंट्रोल करके वेट लॉस करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह की होती है, लेकिन सबसे प्रचलित तरीका है 16:8। इसमें 16 घंटे उपवास यानी फास्ट रखना होता है और 8 घंटे के बीच में खाना होता है। इन 8 घंटों के दौरान हेल्दी डाइट लेनी होती है। इसमें माना जाता है कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न होती है और इससे वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए एक कारगर तरीका है, लेकिन इसे अपनाने से पहले आप किसी प्रोफेशनल से सलाह जरूर ले लीजिएगा। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अमेरिका के जंगलों में आग के तेजी से फैलने के कारण लॉस एंजल्स में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस आग ने कुछ ही घंटों में लगभग 2900 एकड़ के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका कारण सांता एना विंड को माना जा रहा है। इसके चलते कई महत्वपूर्ण स्थल, सामुदायिक इमारतें और व्यापारिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए। सांता एना विंड के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये विंड तब चलती हैं जब ग्रेट बेसिन में उच्च दबाव और कैलिफोर्निया के तट पर निम्न दबाव बनता है, जिससे शक्तिशाली और शुष्क हवाएं पहाड़ों से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। और जब परिस्थितियां शुष्क होती हैं तो ये हवाएं गंभीर आग का खतरा तक बन जाती हैं, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के तहत भारत और अमेरिका ने मिलकर अमेरिकी सोनोबॉय के निर्माण पर सहयोग की घोषणा की है। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगी। अमेरिकी कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर इन सोनोबॉय का निर्माण करेंगी। सोनोबॉय एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर होते हैं जो पानी के नीचे की ध्वनियों को सुनकर उन्हें ट्रैक करते हैं। ये जहाज़ों और पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें वर्गीकृत करने और उनका पीछा करने में मदद करती हैं। इनका उपयोग सामान्यतः नौसैनिक हेलीकॉप्टर या विमानों में होता है जो इन्हें पानी में गिराते हैं। कुछ सोनोबॉय एक्टिव होते हैं जो साउंड वेव्स उत्सर्जित करके प्रतिध्वनि प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ पैसिव होते हैं जो सिर्फ ध्वनियों को सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार मार्च तक सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाने वाली है। इस योजना के तहत हर दुर्घटना में पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जो अधिकतम 7 दिन तक उपलब्ध होगा। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को देनी होगी। हिट एंड रन मामलों में मृत्यु पर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह योजना सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी और लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सौंपी गई है। इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में चंडीगढ़ से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी, जिसे 6 राज्यों में विस्तारित किया गया है। इसके अलावा ड्राइवर प्रशिक्षण, वाहन स्क्रैपिंग नीति और सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। भारत की पहली कमर्शियल यूटिलिटी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली दिल्ली में चालू होने जा रही है। इसमें बैटरी क्लस्टर्स लगाए गए हैं जो 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति करेगा। इस परियोजना को ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट से रियायती ऋण द्वारा समर्थन प्राप्त है और यह BSES राजधानी के पावर सब स्टेशन का हिस्सा होगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 120 करोड़ रुपए है। इसके लिए बैटरियों को चीन से मंगवाया गया है, जिनका परीक्षण हो चुका है। आपको बता दें, BSES राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी है और यह रिलायंस समूह और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 18 से 20 जनवरी तक तिरुपति जिले के सुल्लुरपेटा क्षेत्र में आयोजित होगा। इस महोत्सव का आयोजन 2020 के बाद एक बार फिर से हो रहा है, जिसमें 200 से अधिक पक्षी किस्मों के आगमन की उम्मीद है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसे राज्य उत्सव की तरह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। महोत्सव में नेल्लापट्टू, BV पलम, अटकानी थिप्पा, श्री सिटी और सुलूरपेटा सहित 5 स्थानों पर गतिविधियां होंगी। इसमें पक्षी देखना, पर्यावरण सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। यहां आने वाली प्रजातियों में ग्रेटर फ्लेमिंगो, ग्रे पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क, ग्लॉसी आइबिस और ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट शामिल है।
ये पक्षी लद्दाख, तिब्बत, चीन, साइबेरिया, मध्य एशिया, नाइजीरिया और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, भारत में सोनोबॉय का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस? अगला सवाल है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। इसकी थीम डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है। सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा ग्रीनलैंड वर्तमान में किस देश के अधीन है? डेनमार्क, नीदरलैंड, यूएसए या फिर कनाडा? सही जवाब है डेनमार्क, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।